हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला भाग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। हम भौतिक विज्ञान में 5 यूनिट पूर्णतः खत्म कर चुके। अब आज से हमारा भाग 2 का पहला यूनिट प्रकाशिकी, जिसको किरण प्रकाशिकी भी कहते हैं, ऑप्टिक्स, वह आज शुरू हो रहा है यूनिट, जिसमें फर्स्ट लेसन के रूप में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन इस चैप्टर में हमको करना है। सबसे पहले आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। पूरा बैकग्राउंड प्रकाश की अगर समझ लिया जाए तो आगे हमको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आज बैकग्राउंड को बताते हुए फिर आगे हम पाठ पर, अपने टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकाश के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है प्रकाश। तो यदि हम कोई अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रख दी जाए और उस अंधेरे कमरे में जाएं तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी कमरे में जब कोई बल्ब जला देते हैं या कोई मोमबत्ती जल रही होती है तब हमको उसमें रखी वस्तु दिखाई देती है। क्या कारण है कि बिना बल्ब जलाए या बिना मोमबत्ती जलाए वो वस्तु नहीं दिखती थी और जलाने के बाद वो दिखाई देने लगती है? इसका कारण क्या है? क्या चीज ऐसा परिवर्तन होता है जिससे वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखने लगती है? तो उसी का हम कह सकते हैं भूमिका वहां मेन प्रकाश की होती है। प्रकाश है क्या? क्या हम प्रकाश को देखते हैं? तो ऐसा नहीं है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, लेकिन उसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसकी सहायता से। अब कैसे उसकी सहायता से देख पाते हैं? तो हम ये कहेंगे कि जैसे मोमबत्ती जल रही है तो मोमबत्ती के ज्वाला से एक विकिरण निकलता है, या बल्ब जल रहा है तो बल्ब से एक विकिरण उत्सर्जित होता है उसके तंतुओं से। तो तंतुओं से जो विकिरण उत्सर्जित हुआ वह जब वस्तु पर गिरता है और वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो वही विकिरण नेत्र के भीतर उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे कि वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो यह देखने की घटना जो है वो कहीं ना कहीं परावर्तन से जुड़ा हुआ है कि वस्तु पर जब प्रकाश आकर गिरता है वहां से वापस आकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तब जाकर वस्तु को हम देख पाते हैं। तो विकिरण जो होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो विकिरण भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के समान ही वो प्रकाश की चाल से चलता है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इस विकिरण को हम कह सकते हैं कि इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी हम दृश्य विकिरण जो विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़े थे, दृश्य स्पेक्ट्रम, तो उसी से संबंधित हम विकिरण कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अब ये विकिरण जिस माध्यम में चल सकते हैं या जिस माध्यम में विकिरण का गमन संभव है उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये हर प्रकार के माध्यम में नहीं चल सकता। हाँ, हालांकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे माध्यम हैं कि जिसमें यह प्रवेश नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई घर के भीतर हम हैं और घर के भीतर बल्ब जल रहा है और कमरा चारों तरफ से बंद है, तो उसका विकिरण बाहर दीवार को पार करके नहीं जा पाता। जैसा कि हम दीवार को कहेंगे कि दीवार जो घर की है वह प्रकाशिक माध्यम नहीं हो सकती, प्रकाश उसमें नहीं प्रवेश कर पाता है। तो इस तरीके से प्रकाश जिस माध्यम में आसानी से गमन कर सकता है, संचरित हो सकता है, उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक में प्रकाश पूरी तरीके से प्रवेश कर जाता है, जैसे हम कोई स्वच्छ कांच ले लें, स्वच्छ कांच, तो स्वच्छ कांच से आसानी से प्रकाश उसको पार करके दूसरी ओर निकल सकता है। तो उस माध्यम, उस प्रकाशिक माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वह पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश आसानी से जिसको पार कर सकता है
और ऐसा भी माध्यम होता है कि जिसमें प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश करता है, लेकिन उसको पार करके कम ही मात्रा में उसकी उसका जो तीव्रता है वो कम मात्रा में दूसरी ओर निकल पाता है, तीव्रता कम हो जाती है, जितना प्रकाश प्रवेश किया उतना दूसरी ओर नहीं निकल पाया। तो ऐसे माध्यम को हम अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कोई घिसा हुआ कांच, स्वच्छ कांच ना हो बल्कि घिसा हुआ कांच हो, या कोई कागज पर तेल लगा हो और उससे प्रकाश को गुजारा जाए, तो वह अल्प पारदर्शी माध्यम होगा। प्रकाश पूरी तरीके से उसको पार करके दूसरी ओर नहीं निकल पाएगा, अधिकांश तीव्रता उसकी रुक जाएगी, कम ही मात्रा में प्रकाश दूसरी ओर जा पाएगा। और कुछ ऐसे भी माध्यम है जिसमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता, जैसा कि हमने उदाहरण दिया, दीवार कह सकते हो, या कोई भी इस प्रकार से जिसमें प्रकाश दूसरी ओर बिल्कुल ना पार कर पाए जिसको, तो उस माध्यम को हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार माध्यम तीन तरह के हो सकते हैं। अब माध्यम में आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग माध्यमों की अपनी सघनता और विरलता अलग अलग होती है। अब सघनता और विरलता की पहचान कैसे करते हैं? तो जैसे निर्वात है, उसमें कोई माध्यम नहीं है, तो वहां प्रकाश के माध्यम में कोई अवरोध नहीं है, आसानी से प्रकाश बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक उसमें चल सकता है। तो उस माध्यम को हम कहेंगे कि वो पूरी तरीके से विरल है, प्रकाश के लिए कोई अवरोध उसमें नहीं है। लेकिन अब माध्यम वायु ले लिया जाए, तो वायु में वायु गैसों का मिश्रण है, गैसें जो होती है परमाणुओं से निर्मित होती है, अणुओं से बनी होती है, तो कहीं ना कहीं वह अवरोध के रूप में प्रकाश के मार्ग में कुछ अवरोध का काम कर सकता है। जिस प्रकार से प्रकाश निर्वात में चल सकता था, अब उसकी अपेक्षा उतना आसानी से वायु में नहीं चल सकता। हालांकि निर्वात और वायु को लगभग समान ही माध्यम माना गया है। निर्वात और वायु दोनों के लिए प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड ही कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर देखें तो वायुमंडल में निश्चित रूप से वहां गैसें होती हैं, वो निर्वात की अपेक्षा कुछ ना कुछ जरूर वहां परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम वायु है उसको हम सघन कहेंगे और निर्वात को हम विरल कहेंगे। यानी सघनता और विरलता ये तुलनात्मक हम बता सकते हैं, अकेला नहीं, ये सापेक्ष रूप से ही बताया जा सकता है। अकेला कोई माध्यम ना तो सघन है ना ही विरल है, इसमें दो माध्यमों की तुलना करके ही बताया जाता है। यह एक सापेक्षिक राशि होता है। सघन या विरल शब्द जो कहा जाता है वो दो माध्यमों की तुलना करके बताया जाता है कि एक के सापेक्ष दूसरा सघन है या एक के सापेक्ष दूसरा विरल है। अब जैसे हम कह दें कि वायु के सापेक्ष जल, तो हम जानते हैं जल जो होता है वो द्रव है, उसकी अवस्था द्रव होती है, और वायु गैसीय अवस्था में होता है। गैस में अणुओं के बीच की दूरी द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है, द्रवों में उसकी अपेक्षा जो अणु होते हैं वो कम दूरी पर होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे द्रव जो है वो गैस की अपेक्षा सघन है। द्रव सघन माध्यम कहा जाएगा, गैस को कहा जाएगा विरल। अब अगर हम कोई ठोस माध्यम ले लें, जैसे कांच कह दें, तो कांच में जो अणु हैं वो द्रव की अपेक्षा और एक दूसरे से निकट होते हैं, तो इसलिए द्रव की अपेक्षा जो कांच होता है या कोई ठोस पदार्थ है, तो वह ठोस पदार्थ द्रव की अपेक्षा सघन कहा जाएगा, द्रव विरल हो जाएगा। अब धात्विक कोई धातु ले ले, तो हम जानते हैं धातु के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो अन्य ठोसों की अपेक्षा और ज्यादा निकट होते हैं। तो अन्य ठोस कोई पदार्थ जैसे बर्फ कह दिया जाए, तो बर्फ और कोई लोहे की तुलना की जाए, तो बर्फ और लोहे में लोहे के अणु एक दूसरे से बर्फ की अपेक्षा अधिक निकट होंगे, तो लोहे को हम सघन कहेंगे, बर्फ वहां विरल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम हीरा की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो निकट होते हैं परमाणु वो हीरे में होते हैं, जिसे निर्वात को पूर्णतः विरल माना जा सकता है कि उससे ज्यादा विरल हम कल्पना नहीं करते। इसी तरीके से अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा माना गया है, और हीरे को हम सबसे विरल सबसे सघन कह सकते हैं। वह धातुओं से भी सघन हीरे को कहा जाता है। इसलिए हीरे का जो
सघनता होता है वो सबसे अधिक होता है। तो अब इस सघनता और विरलता को समझ गए होंगे कि वायु के सापेक्ष द्रव जो होता है वह सघन होता है, वायु विरल होती है। द्रव के सापेक्ष ठोस अगर है तो वह ठोस सघन होगा, द्रव विरल हो जाएगी। इसी प्रकार कोई ठोस के सापेक्ष अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा सघन होगा और वह ठोस पदार्थ विरल होगा। तो ये सघनता विरलता हम अणुओं के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन मतलब लौटना। प्रकाश अगर किसी ठोस या कोई चिकना तल है, पॉलिशदार तल है, तो जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर अपने ही माध्यम में उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, इसको परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश अपने माध्यम में वापस लौटता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। लेकिन इसकी जब परिभाषा दी जाती है तो हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है तब इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां अधिकांश शब्द आ गया, मानी संपूर्ण प्रकाश वापस नहीं आ रहा है। अधिकांश क्यों कहा गया, बाकी प्रकाश कहां चले गए? तो हम जानते हैं जब भी प्रकाश किसी सतह पर या पृष्ठ पर गिरता है तो वहां एक से अधिक घटनाएं हो जाती हैं। तो जिस पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है वह सतह गर्म भी होती है। लगातार प्रकाश अगर किसी पृष्ठ पर गिर रहा हो तो उस पृष्ठ में कुछ ऊष्मा आ जाती है, उसमें कुछ गर्माहट आ जाता है। तो स्वाभाविक है गर्माहट आया, इसका मतलब उसमें प्रकाश का अवशोषण भी हुआ है, इसीलिए वो पृष्ठ गर्म हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ पर गिर रहा है वह पृष्ठ बहुत अधिक मोटा अगर नहीं है तो प्रकाश का कुछ अंश उसको पार भी कर सकता है, दूसरी ओर भी जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर गिरता है तो उसका कुछ हिस्सा उसमें अवशोषित होता है, कुछ उसमें ट्रांसमिट भी हो जाता है, मतलब उसको पार भी कर सकता है, और फिर उसके बाद अधिकांश भाग परावर्तित होता है। यानी जो अवशोषण और ट्रांसमिशन की घटना है, पार करने वाली पारगम्यता की, तो वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। इसीलिए अधिकांश शब्द का यहां इस्तेमाल करते हैं कि अधिकांश भाग, जब कोई चिकने या पॉलिशदार सतह पर प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके लिए गुणांक भी बनाया गया है। गुणांक क्या होता है? R प्लस A प्लस T बराबर 1। अब इसमें R क्या है? तो R हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, यानी परावर्तन का गुणांक। A एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट होता है, यानी अवशोषण का गुणांक, और T ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। इन तीनों का योग सदैव 1 होता है। यानी जो प्रकाश आ रहा है वही प्रकाश ये 3 भागों में व्यय होता है। जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश 3 भागों में गिरता है। हालांकि यह दोनों भाग, जो अवशोषण और ट्रांसमिशन की घटना है, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन होती है फिर भी। तो इसीलिए परिभाषा में यहां अधिकांश शब्द का प्रयोग किया गया है कि कुछ इसमें अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन में कुछ अंश क्षय हो सकता है। तो इसीलिए यहां हमने अधिकांश शब्द का प्रयोग किया कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही मार्ग में या अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगर पूर्ण परावर्तक तल के लिए कहा जाए तो पूर्ण परावर्तक तल के लिए, अगर तल पूर्ण परावर्तक है तो पूर्ण परावर्तक तल के लिए ये जो A और T का मान है इसको 0 कह दिया जाता है। अगर पूर्ण परावर्तक तल है तो वहां अवशोषण नहीं होता और वहां ये ट्रांसमिशन भी नहीं होता। तो
ए और टी दोनों 0 हो जाएंगे और उसको R बराबर 1 कह सकते हैं कि जो प्रकाश गिरा तो 100% प्रकाश परावर्तित हो गया। तो इस घटना को आगे पढ़ा जाएगा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्ण परावर्तक अगर कोई तल है तब उसमें R बराबर 1 कहा जा सकता है, अन्यथा R का मान 1 नहीं होता, 1 से सदैव छोटा होता है परावर्तन के केस में। तो परावर्तन में देखिए ये एक परावर्तक पृष्ठ लिया गया है और परावर्तक पृष्ठ के एक बिंदु पर एक प्रकाश AB आकर, प्रकाश किरण AB लिया गया, यह AB आकर इस बिंदु B से टकराता है और फिर यह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसको कहेंगे आपतित किरण, AB को कहेंगे आपतित किरण और BC को कहा जाएगा परावर्तित किरण। और प्रकाश किरण जिस बिंदु पर, इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। और प्रकाश के परावर्तित किरण को यहां BC से दिखाया गया है और इस आपतन बिंदु पर अगर कोई लंब रेखा खींच दिया जाए, एक अभिलंबवत रेखा खींच दिया जाए, यानी इस तल के सापेक्ष एक लंब रेखा जो खींचा गया है BN, इसको हम अभिलंब कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। अब अभिलंब के साथ जितने कोण पर प्रकाश, भाई अभिलंब के साथ जितने कोण पर प्रकाश आपतित हो रहा है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। यहां जो I दिखाया गया है ये आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जितना कोण बनाती है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको R से लिखा गया है, तो ये परावर्तन कोण होता है R और I को हम कहते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R से लिखा जाता है। तो यह बातें यहां ध्यान रखने योग्य है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और AB को आपतित किरण, BC को परावर्तित किरण, बिंदु B को आपतन बिंदु और बिंदु B पर जो लंब रेखा BN खींची गई है इसको हम आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहेंगे और M1 M2 यहाँ एक परावर्तक पृष्ठ है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर कहा जाए कि कोई सघन माध्यम में अगर परावर्तन की घटना हो रही है तो सघन माध्यम में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कलांतर कितना होता है। तो अगर यही परावर्तन की घटना किसी सघन माध्यम में हो तो वहां हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित होती है तो उसकी कला जो होती है वो ठीक विपरीत हो जाती है। सघन माध्यम में परावर्तित किरण की कला ठीक विपरीत होती है। तो अगर कहें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कलांतर, तो कलांतर पाई रेडियन का होता है। सघन माध्यम में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कलांतर पाई रेडियन होता है। अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए देखिए दर्पण M1 M2 को, हालांकि दर्पण का प्रयोग यहां किया जाता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण को हम समझेंगे। दर्पण है क्या, मिरर जिसको कहते हैं। तो कांच के बारे में जानते ही हैं। अगर कोई हम एक समतल प्लेट कांच की ले लें, कांच की एक समतल प्लेट ले लें और उस समतल प्लेट के एक ओर पारे की कलई करके उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाए, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार यह एक दर्पण बन जाता है। तब उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। भाई कांच का जो पृष्ठ लिया गया है, कांच की जो प्लेट ली गई है वो समतल प्लेट ली गई। तो जब कांच की समतल प्लेट के एक ओर पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होता है हमको एक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जैसे कि यहां दिखाया गया है इस तरीके से समतल दर्पण को हम प्रदर्शित करते हैं कि इसके एक हिस्से में हमने पारे की कलई किया और दूसरे पृष्ठ को, जिधर पारे की कलई किया गया है उसके अपोजिट वाला पृष्ठ अब ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अब इस पर कोई प्रकाश अगर डाला जाएगा
तो वह प्रकाश परावर्तित हो जाएगा अपने ही माध्यम में, तो एक परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है, तो यहां देखिए परावर्तन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। अब ये अगर पूरी तरीके से ये चिकना सतह है, ये पूरी तरीके से चिकना सतह है, तो यहां परावर्तन जो होगा वो नियमित होगा, वो नियमित परावर्तन होगा। इस तरीके से ये नियमित परावर्तन होगा कि प्रकाश किरण ठीक उतने ही एंगल पर जाकर दूसरी ओर इस तरीके से वापस जाएगी। यहां से परावर्तन देखिए ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें ये एक दूसरे के ठीक समांतर, ये जितनी भी आपतित किरणें हैं अगर समांतर आपतित किरणें डालेंगे तो परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समांतर प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से अगर कहीं परावर्तन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन है। और अगर यही पृष्ठ खुरदरा ले लिया जाए, अगर यही पृष्ठ खुरदरा ले लिया जाए, बिल्कुल हम चिकना सतह ना लें, खुरदरा एक तल ले लें, इस तरीके से एक खुरदरा तल ले लिया जाए, तो अब यहां परावर्तन नियमित नहीं होगा। अब यहां प्रकाश की किरणें देखिए, कुछ प्रकाश की किरणें इसे डाली जाए, एक यहां डाल दिया हमने, एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, तो अब यहां प्रकाश की किरणें गिरी हैं, तो इसकी दिशा दूसरी ओर होगी। भाई इसकी दिशा यहां से परावर्तित हुई, मान लीजिए इधर गई, इसको यहां से परावर्तित हुई इस डायरेक्शन में चली गई, यहां से परावर्तित हुई तो इसकी भी दिशा कुछ हो सकती है, इधर चली जाए। तो यहां देखिए अगर हम समांतर किरण भी आपतित कराएंगे तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं मिलेंगी, तो इसको कहेंगे ये डिफ्यूज्ड हो गई, विसरित परावर्तन इसको कहा जाता है, या अनियमित परावर्तन। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन इस परावर्तन को कहेंगे, या इसी को हम प्रकाश का विसरण कहेंगे कि यहां विसरित हो रहा है प्रकाश। तो जब प्रकाश पूर्णतः चिकने या पॉलिशदार सतह पर या कोई एकदम चिकना समतल हो पृष्ठ, उस समतल पृष्ठ पर प्रकाश जब गिरता है तब वहां नियमित परावर्तन होता है। हम इस पाठ में जो भी परावर्तन की घटना पढ़ेंगे वो नियमित परावर्तन के आधार पर ही पढ़ा जाएगा, लेकिन यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर वह सतह पूरी तरीके से समतल नहीं है, वह सतह अगर पूरी तरीके से समतल नहीं है तो वहां नियमित परावर्तन नहीं हो सकता। सतह में उभार या धसाव इस तरीके से हो, चिकनी सतह तो वो भी होती है जो बर्फीली बना दी जाए, जैसे बर्फ का देखिए पहाड़, उसका आकार नीचे ऊपर भी होता है, फिर भी उस पर स्केटिंग आसानी से लोग कर लेते हैं। तो क्या वहां होने वाला परावर्तन, अगर कोई परावर्तन उस तरीके के सतह से हो तो क्या वो नियमित हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। चिकनी सतह कह देने से नियमित परावर्तन की पुष्टि नहीं होती है। बहुत सी सतह ऐसी होती है जो उबड़ खाबड़ हो या इस तरीके से उभरा हो कुछ तल, धसा हो कुछ तल, फिर भी वो चिकना हो सकता है। तो इसलिए यहां नियमित और अनियमित परावर्तन को समझना जरूरी है कि जब चिकनी सतह पूरी तरीके से समतल हो तब वहां जो होने वाला परावर्तन होगा उस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहेंगे। और अगर वो चिकनी सतह है लेकिन समतल नहीं है तो वहां नियमित परावर्तन नहीं होगा, वह विसरित परावर्तन कहा जाएगा। तो ये परावर्तन दो तरह से हो सकता है, इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे कि प्रकाश की किरणें अगर समांतर डालें तो परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के ठीक समांतर उतने ही एंगल पर जाएं, तब यह नियमित परावर्तन। हम इस घटना में, इस पाठ में जो भी पढ़ेंगे वो नियमित परावर्तन के आधार पर ही बताया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि नियमित परावर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है। भाई ये किसी न किसी नियम से बद्ध होंगे, नियमित कहा गया तो निश्चित रूप से यहां कोई ना कोई नियम लग रहा होगा। तो अब इसके लिए हम परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। क्या है परावर्तन का नियम? परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम, दो नियम परावर्तन के हैं। अब दो नियम कौन कौन है? तो पहले नियम में तो ये कहा जाता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब
तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित का मतलब इस प्रकार से, अगर ये आपतित किरण है और इसको कहा जाए कि परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन हमने ले लिया कि एक को इसमें कहा जाए आपतित किरण, ये आपतित किरण अगर मान लिया जाए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब कहा जाएगा। और ये तीनों इसी तल में तीनों मौजूद हैं, एक ही तल है इनका। तो ये कहा गया अगर ये आपतित किरण इस डायरेक्शन में है तो निश्चित रूप से ये भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। यानी ऐसा संभव नहीं है कि इसका तल दूसरा हो और इसका तल ये हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। एक ही तल में, परावर्तन का यही नियम है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण ये सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, ये तीनों एक ही तल में रहेंगे। और दूसरे नियम में क्या कह सकते हैं, यहां पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये कहा जाएगा परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो यही दो नियम है परावर्तन के, यही दो नियम है, इन्हीं दो नियमों के आधार पर परावर्तन की घटना होती है। अब जैसा कि हमने नियमित परावर्तन बताया, तो नियमित परावर्तन इन दोनों नियमों का पालन करता है, इसीलिए उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। और जो अनियमित परावर्तन है वो इस परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, उसमें आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण कुछ और है, परावर्तित किरण का बदल जाता है, वहां भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन नियमित परावर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होंगे और तीनों ही एक ही तल में मौजूद होंगे। तो जो इस परावर्तन के नियम का पालन करता है, अगर कोई परावर्तन की घटना इस प्रकार से हो रही हो कि जो परावर्तन के नियम का पूरी तरीके से पालन करे, तो वह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और जो इन नियमों का पालन नहीं करती उसको अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो भी ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि परावर्तन और परावर्तन के नियम क्या हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें हमने एक दर्पण की बात की और दर्पण में हमने समतल दर्पण भी बताया। भाई दर्पण जो होते हैं वो दो अलग अलग तरीके के होते हैं। दर्पण गोलीय भी हो सकते हैं और समतल भी हो सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में गोलीय दर्पण पढ़ना है, लेकिन परावर्तन की घटना का अगर नाम आ जाए तो निश्चित ही वहां समतल दर्पण का प्रयोग भी आवश्यक है। तो परावर्तन की घटना में जहां भी प्रकाश किरणों को परावर्तित करने की जरूरत पड़ेगी, आगे समतल दर्पण की भी जरूरत पड़ेगी। तो समतल दर्पण के हम विभिन्न गुणों को समझना आवश्यक है कि क्या गुण समतल दर्पण में होता है। तो उसके पहले एक छोटी सी बातें और भी है, प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, हम इस प्रतिबिंब के बारे में पहले जाने। ये कितने टाइप के होते हैं। तो दर्पण जैसा कि बताया गया, जब कोई दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए
तो आपकी आकृति दर्पण के भीतर दिखाई देने लगेगी। तो क्या है वो आकृति जो दिख रही है, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। वही तो प्रतिबिंब होता है। कोई भी वस्तु अगर दर्पण के सामने रख दिया जाए तो उस वस्तु की आकृति दर्पण के भीतर दिखाई देने लगती है। तो जो दर्पण के भीतर दिखाई देती है उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, भाई प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे वो दर्पण के भीतर चला गया? तो वहां परावर्तन की ही घटना देखने को मिलती है। परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब अपवर्तन में भी बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब यहां परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन के कारण हम यहां देखें कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो जब कोई वस्तु है, उस वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर, जब कोई वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर एक दर्पण पर गिरती है, एक दर्पण पर गिरती है तो दर्पण से परावर्तित होती है। मान लीजिए ये वस्तु इस तरीके से, हमने एक बड़ी वस्तु दिखा दिया, ये कोई वस्तु है। तो इस वस्तु को हम मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे कणों से निर्मित है। कोई भी पदार्थ है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित है। और प्रकाश जो आता है वह भी बारीक किरणों के रूप में आता है। भाई कई किरणें एक साथ, प्रकाश पुंज चलता है। प्रकाश कोई अकेला एक किरण तो आता नहीं है, प्रकाश का पुंज एक साथ आता है। तो बहुत सारी किरणें उसमें मिली होती हैं। तो जब बहुत सारी किरणें एक साथ आई तो उन्हीं प्रकाश की किरणों में ये प्रत्येक जितने भी द्रव्य के कण हैं, उन सभी कणों पर एक एक किरणें आकर गिरी। अब उन किरणों में कोई एक किरण यहां से परावर्तित होकर इधर गई, यहां से ऊपर से आई और परावर्तन हुआ और इस दर्पण की ओर गई, और फिर दर्पण से वापस अगर ये लंबवत जा रही है तो ठीक लंबवत वापस भी आएगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। तो अगर आपतन अभिलंबवत किया जाए, प्रकाश किरण लंबवत गिराई जाए, तो परावर्तित किरण भी लंबवत ही वापस जाएगी। तो बहुत सारी किरणें जब इस पर एक साथ आकर गिरी, तो अब यहां मान लीजिए यहां से कोई किरण टकराकर दर्पण की ओर जा रहा है तो दूसरी किरण इस तरीके से वो भी इधर जा रही होगी, तीसरी किरण भी ऐसे जा रही होगी, एक दूसरे के बहुत निकट निकट किरणें, क्योंकि जो वस्तु होती है उसमें बहुत निकट निकट उसके अणु भी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी किरणें इस दर्पण की ओर गई होंगी और बहुत सारी किरणें दर्पण की ओर गई तो दर्पण से टकराकर वापस भी आई होंगी, ये दर्पण से टकराकर वापस भी आई होंगी। तो अब यहां देखिए वापस जा रही हैं, तो इधर तो प्रकाश किरणें कहीं नहीं काट रही, लेकिन इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा हमको आभास हो रहा है। यहां क्या आभास हो रहा है? ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे ये किरणें इस बिंदु से आ रही हों। यहां आभास हो रहा है हमको कि ये किरणें इस बिंदु से आ रही हों। अलग अलग जितनी भी किरणें हैं उनके लिए अलग अलग बिंदु यहां हमको दिखाई देगा कि इन बिंदुओं से प्रकाश किरणें वापस आ रही है, वापस आने वाली किरणें इन बिंदुओं से आ रही, या ऐसा महसूस होगा जैसे वो किरणें यहां से आ रही हूं। परावर्तित किरणें जब इधर से देखेंगे तो परावर्तित किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब हमको नजर आता है। इसीलिए समतल दर्पण अगर है तो उसमें प्रतिबिंब उसके पीछे दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो किरणें इस दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट आई है। भाई किरणें वास्तव में क्या है? दर्पण से टकराकर वापस लौटी हैं, लेकिन वापस लौटती हुई किरणें हमको क्या आभास हो रहा है कि यहां से जैसे आ रही हो। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब इस वस्तु का हमें दर्पण के पीछे दिखाई देता है। तो जब वास्तविक किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यहां हमको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, इसको हम वास्तविक नहीं कहेंगे, क्योंकि वास्तविक किरणें तो दर्पण से परावर्तित होकर वापस चली गई। ये हमको आभास हो रहा है कि ये परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, तो इस कारण से इसको हम कहेंगे एक आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखाई देता है। आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अगर हम चाहें इस प्रतिबिंब को पर्दे पर ले तो पर्दे पर इसको लेना संभव नहीं है, केवल इसको फोटो किया जा सकता है, इसका फोटो खींचा जा सकता है, लेकिन पर्दे पर नहीं ले सकते। और मान लीजिए कोई दर्पण पर इस प्रकार किरणें डाली जाएं,
ये कोई दर्पण है, इस दर्पण पर इस प्रकार किरणें डाली जाए कि एक किरण इधर से डाल दी गई है और दूसरी किरण इधर से डाल दी गई, दूसरी किरण इस डायरेक्शन से इसे डाला गया, तो ये किरण परावर्तित होकर इधर जाएगी और दूसरी किरण परावर्तित होकर इधर जाएगी। इस तरीके से भाई ये कोण बराबर होगा, विलंब से बराबर कोण पर ही जाएंगी। तो अब इधर नहीं काट रही है तो निश्चित रूप से पीछे बढ़ाने पर काटेंगी, निश्चित रूप से पीछे बढ़ाने पर काटेंगी। तो जहां पीछे बढ़ाने पर काटेंगी वहां आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। जब कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें डाली जाएं कि जैसे एक प्रकाश किरण हमने यहां डाल दिया, देखिए एक प्रकाश किरण हमने इस डायरेक्शन से ये डाल दिया और दूसरी प्रकाश किरण यहां से हमने डाल दिया ये। अब ये प्रकाश किरण जो डाला गया वो इधर से आ रही है और ये जो लंबवत डाला गया वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ये इस तरीके से। तो अब यहां देखिए दोनों परावर्तित किरणें यहां काट रही हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें यहां काट रही हैं। तो जहां से वस्तु, जिस वस्तु से ये किरणें आ रही थी उसका प्रतिबिंब हमें यहां पर दिखाई देगा, हमें यहां प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये प्रतिबिंब ये वास्तविक किरणों से काटने से प्रतिबिंब बना है, ये वास्तविक किरणों के काटने से प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। यहां वास्तविक किरणें नहीं पहुंच पाती थी, वास्तविक किरणें यहीं से परावर्तित हुई थी, तो यहां आभासी प्रतिबिंब बना था। और यहां देखिए परावर्तन के पश्चात वो किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब के बारे में समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने सतह या दर्पण से परावर्तित होकर वास्तव में एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं, जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से आती हुई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर और वास्तव में एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से आकर और दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब वास्तविक किरणें काटे जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, आभास हो, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटो खींचा जा सकता है, उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हो चुकी होगी कि प्रतिबिंब क्या होता है, कि यह परावर्तित किरणों के काटने से बनता है। अब या तो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हो और या तो इस प्रकार परावर्तित हो रही हो कि पीछे बढ़ाने पर ऐसा आभास हो रहा हो कि किसी बिंदु से वे दोनों किरणें, परावर्तित किरणें उस बिंदु से आ रही हैं। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर वास्तव में प्रकाश किरणें काटती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अब देखिए जो समतल दर्पण होता है, जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम समतल दर्पण के अगर प्रतिबिंब को देखें तो किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखेंगे उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। कोई समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर उसके आगे रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे हमको आभास होगा, देखने पर आभास होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे तो हम जा नहीं सकते। बस दूरी का अनुमान लगाया जाए तो जितना दर्पण के सामने वस्तु की दूरी है उतना ही दर्पण के पीछे हमको प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर विवेग से चलने लगे तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर विवेग से चलने लगेगा। लेकिन अगर कहा जाए वस्तु और प्रतिबिंब इनका सापेक्ष वेग क्या है, वस्तु प्रतिबिंब का सापेक्ष वेग यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग या प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु का वेग, तो वह दुगना हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर
v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उसको अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यानी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की जो चाल होती है वो 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम स्थिर होकर किसी वस्तु की चाल को ध्यान दें, यानी हम वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्षता न ले, स्थिर वस्तु कोई देखे तब तो वही चाल आभास होगा, जिस चाल से वस्तु जा रहा है उसी चाल से उसका प्रतिबिंब आ रहा है। लेकिन वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल, तब वहां 2 गुनी चाल हो जाएगी। अब दर्पण, मान लीजिए दर्पण पर प्रकाश गिर रहा है थीटा कोण पर, किसी दर्पण पर प्रकाश थीटा कोण पर गिर रहा है और दर्पण को घुमा दिया जाए, दर्पण को घुमा दिया जाए, प्रकाश को नियत रखते हुए, प्रकाश जिस दिशा से गिर रहा था उसी डायरेक्शन से गिरे और दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, तब परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण घूम जाएंगी। अगर आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है, वहां दुगना हो जाता है। और जो दर्पण में एक चीज और होता है, पार्श्व परिवर्तन। अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो जो हमारा दाहिना हाथ है वो दर्पण में बायां नजर आएगा, या जो हमारा बायां हाथ है वो दर्पण में दाहिनी ओर नजर आएगा। तो पार्श्व परिवर्तन का गुण होता है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण होता है। अगर हम सामने दीवार पर कोई वर्ड लिखा हो इंग्लिश में तो उसमें अधिकांश अक्षर ऐसे होते हैं जो हमको उल्टे दिखाई देंगे। दर्पण से देखेंगे जब दर्पण में तो वो उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा दिखाई क्यों देता है? तो हम कह सकते हैं समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से एम्बुलेंस जो वाहन होता है उसके आगे देखिए उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा होता है। उल्टे अक्षरों में इसीलिए लिखा होता है कि जब वो किसी दूसरी गाड़ी के पीछे रहे तो उस गाड़ी का ड्राइवर अपने साइड मिरर में देखे जब तो उसको सीधा दिखाई दे, क्योंकि अगर एम्बुलेंस पर सीधा लिख देंगे तो इसी पार्श्व परिवर्तन के कारण वो जब दर्पण में देखेगा अपने तो उसको उल्टा नजर आएगा, वो समझ नहीं पाएगा कौन सी गाड़ी आ रही है। पार्श्व परिवर्तन होता है। इसी कारण से जब उल्टा लिखे रहेंगे तब ड्राइवर को वो चीज सीधा दिखाई देगा, उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उसके दर्पण में दिखाई देगा साइड मिरर में। तो यही कारण है। अब देखिए कौन कौन से अक्षर हैं। इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उस 26 अक्षर में कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता? ऐसे भी अक्षर हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे 11 वर्ण हैं, इस प्रकार के 11 वर्ण हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो आइए हम उन 11 वर्णों को याद करने का एक ट्रिक बताएं। ए मोहित, यू वी डब्ल्यू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक वाई, ये 11। ये ऐसे 11 अक्षर हैं जिसमें समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ए को अगर समतल दर्पण में यहां ए लिखा गया और समतल दर्पण में देखा जाए सामने से तो वहां भी ए दिखाई देगा। एम को देखे तो इसमें भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। इसमें जो चीजें सामने लिखी होंगी वही चीजें दर्पण में दिखेंगी। लेकिन यहां मान लीजिए बी लिख दिया जाए, बी, और इसके सामने कोई दर्पण रख दिया जाए, एक समतल दर्पण रख दे, तो अभी समतल दर्पण में यह बी इस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, उल्टा हमको नजर आएगा। तो इस दर्पण में अगर देखें, जैसे यहां सी अगर लिखा होता, अगर यहां सी लिखा होता तो इस दर्पण में सी हमको इस तरीके से दिखाई देता ये, तो इसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। बाकी जितने भी अक्षर हैं, इन 11 के अतिरिक्त जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन ये 11 अक्षर ऐसे हैं कि जिसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से अक्षर है। तो याद करने का यह आसान सा एक वाक्य के रूप में याद कर लीजिए, ए मोहित UVWXY, ए मोहित UVWXY।
इसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो ये ऐसे 11 अक्षर है। अब आइए देखते हैं कि समतल दर्पण में और क्या गुण है। अगर कोई व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण में यदि अपनी पूरी प्रतिबिंब देखनी है तो कितना न्यूनतम ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए। तो किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा, जितना लंबाई, वस्तु की लंबाई जितनी होगी उसकी आधी लंबाई का प्रतिबिंब होना अनिवार्य है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति की लंबाई दे दिया जाए कि कोई व्यक्ति की लंबाई 1 मीटर है या 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, इस तरीके से कोई व्यक्ति या वस्तु की लंबाई बता दी जाए और कहा जाए कि उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई का दर्पण की आवश्यकता होगी। तो वस्तु की लंबाई की आधी ऊंचाई होनी चाहिए दर्पण की, तब उसमें पूरा प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है। यह बात भी ध्यान रखेंगे कि जितना वस्तु या व्यक्ति की लंबाई होती है उसका आधा लंबाई के बराबर ऊंचाई का अगर प्रतिबिंब हो तो उसमें पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। और समतल दर्पण से जुड़ी हुई बातें क्या है देखिए। तो समतल दर्पण, अगर 2 समतल दर्पण ले लिया जाए, यदि 2 समतल दर्पण, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर रखे हो, थीटा कोण पर स्थित हो, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर स्थित हो तब उनके प्रतिबिंबों की संख्या, तब उनके सामने, तब उनके सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे। ये प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं कि n बराबर कितना होगा, कि अगर कोई समतल दर्पण है और वह समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा हो, एक दूसरे से थीटा कोण पर 2 समतल दर्पण रखे हो, इस प्रकार से ये एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण इधर रख दिया हमने, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। अब यहां कोई वस्तु रख दी जाए तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, इसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके लिए सूत्र हम ध्यान रखेंगे। देखिए क्या सूत्र है, उस सूत्र को हमें याद रखना जरूरी है। तो n बराबर, अब यहां 2 स्थितियां मिलेंगी, 2 स्थिति, एक होगा 360 बटा थीटा माइनस 1 और दूसरा 360 बटा थीटा। ये 2 स्थिति हो सकती है। अब कब 360 बटा थीटा माइनस 1 होगा, तो इसके लिए जब 360 अंश बटा थीटा सम संख्या हो, यानी जैसे थीटा की वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी तो हम 360 बटा थीटा का मान निकालेंगे। और अगर 360 बटा थीटा का मान सम संख्या है तो हम इस सूत्र से 360 बटा थीटा माइनस 1, ये जितना आएगा सॉल्व करने पर वही प्रतिबिंबों की संख्या कही जाएगी, वही प्रतिबिंबों की संख्या कही जाएगी। जैसे हम उदाहरण ले लें कि कोई 2 समतल दर्पण है, ये 2 समतल दर्पण है और एक दूसरे से
60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं। ये 60 अंश के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं और इसके सामने कोई वस्तु रख दिया जाए। तो अब पूछा जाए, बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे वस्तु के। तो हम सबसे पहले यहां देखिए 360 बटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 360 बटा थीटा, तो थीटा का मान आएगा 60 अंश। 60 का अगर भाग कराए यहां पर तो 6 बार में कटेगा, यानी ये 6 क्या आया, एक सम संख्या आ गया। 6 यहां सम संख्या प्राप्त हो रहा है और जब 6 सम संख्या प्राप्त हो रहा है यानी 360 बटा थीटा का मान सम संख्या मिल रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360 बटा थीटा माइनस 1, यानी n बराबर 360 बटा थीटा का मान 6, इसमें से एक कम करेंगे यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इस वस्तु के टोटल 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो 360 बटा थीटा माइनस 1 ये प्रतिबिंब की संख्या तब होगी जब 360 बटा थीटा एक सम संख्या हो। और यहां देखिए 360 बटा थीटा ये कब आएगा, कब इसके बराबर प्रतिबिंब की संख्या आएगी, जब 360 बटा थीटा विषम हो, विषम संख्या हो। 360 बटा थीटा विषम संख्या हो तथा वस्तु की स्थिति असममित हो, वस्तु की स्थिति असममित हो। तीन सौ साठ बटा थीटा अगर विषम संख्या है और वस्तु की स्थिति असममित है, तब प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर सममित स्थिति में वस्तु है, भले ही 360 बटा थीटा का मान विषम हो, लेकिन वस्तु अगर सममित स्थिति में रखा हुआ है, वस्तु सममित स्थिति में रखा है, तब भी यही फार्मूला लगेगा। 360 बटा थीटा जितना सम होने पर फार्मूला लगाया गया था, वही फार्मूला अगर सममित स्थिति में 360 बटा थीटा विषम संख्या है और वस्तु सममित है। सममित मतलब इस प्रकार से कोई दो दर्पण झुका हुआ है, मान लीजिए दो दर्पण झुका हुआ है, इनके बीच कोई कोण ले लिया जाए, इनके बीच एक कोण हम ले लें, यहां देखिए मान लीजिए 40 अंश का कोण बन रहा है, 40 अंश का, ये 40 अंश का कोण बन रहा है। और यहां देखिए सममित स्थिति तब कही जाएगी जब इसके ठीक कोणार्धक पर, इसके ठीक कोणार्धक पर वस्तु रखा हो। इसके ठीक कोणार्धक पर अगर वस्तु रखा है तो यह स्थिति सममित कही जाती है, सममित स्थिति में है, यानी कोण समद्विभाजक पर वस्तु रखा हो तब यह सममित स्थिति कही जाती है। सममित स्थिति में वस्तु और दोनों दर्पणों के कटान बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये बिल्कुल बराबर बराबर, अगर ये पूरा 40 अंश है तो यह कोण 20 अंश और यह कोण भी 20 अंश होना चाहिए। जब ये दोनों 20-20 बराबर हैं तब हम कहेंगे कि वस्तु सममित स्थिति में है, तब वस्तु सममित स्थिति में है। और अगर इस तरीके से हो जाए, यही 40 अंश का कोण अलग अलग बट जाए, यही 40 अंश का कोण भिन्न हो जाए, मतलब वस्तु एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है, दूसरी ओर कम है, एक तरफ 10 हो जाए, एक तरफ 30 हो जाए, इस तरीके से यहां हमने वस्तु को रख दिया यहां। अब ये कोण 10 अंश का बन रहा है और ये 30 अंश का बन रहा है, यानी दोनों दर्पणों के बीच कोण अभी भी 40 ही है, दोनों दर्पण के बीच का कोण अभी भी 40 है। लेकिन वस्तु को अगर कटान बिंदु से मिलाया जाए और इधर 10 अंश का कोण बने, इधर 30 अंश का, तो इसको हम असममित कहेंगे। यहां वस्तु की स्थिति असममित कही जाएगी, यहां वस्तु असममित स्थिति में है और इसको कहेंगे सममित स्थिति में है, सममित स्थिति में है। अब दोनों स्थितियों में प्रतिबिंबों की संख्या हमें बतानी है। यहां कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यहां कितने बनेंगे, तो देखिए क्या कहा गया है भाई, यहां देखिए 360 बटा थीटा का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। 360 बटा थीटा, थीटा का मान इसमें 40 अंश लिया गया, तो 40 अंश देखिए 40 से इसको अगर भाग किया जाए
तो 4 9 36 यानी 360 बटा थीटा का मान 9 आया। और 9 क्या है? एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या वाला ये कंडीशन लगेगा, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा का जो मान आया है उसी के बराबर होना चाहिए। तो अब यहां देखिए, अब हम ये देखेंगे कि वस्तु सममित स्थिति में है या असममित। तो जिसमें वस्तु असममित स्थिति में है, जिस स्थिति में वस्तु असममित है, वहां प्रतिबिंब की संख्या इसी 360 बटा थीटा का जो मान आया है इसी के बराबर कहा जाएगा। और जब वस्तु सममित स्थिति में है, जब वस्तु सममित स्थिति में है, तब n का मान क्या लिखेंगे? तब इस फार्मूले से लिखा जाएगा 360 बटा थीटा -1, यानी यहां 9 माइनस 1 8 प्रतिबिंब होगा। यहां प्रतिबिंबों की संख्या 8 कही जाएगी और इसमें 9 कहा जाएगा। हालांकि दोनों में ही, दोनों दर्पणों के बीच का कोण 40 अंश इसमें भी है, 40 अंश इसमें भी है, लेकिन इसमें 9 प्रतिबिंब बनेगा और इसमें केवल 8 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां यह स्थिति ध्यान रखिएगा कि 360 बटा थीटा अगर विषम है और वस्तु की स्थिति असममित है, तब n का मान 360 बटा थीटा के बराबर होगा। और अगर 360 बटा थीटा विषम संख्या है और वस्तु सममित स्थिति में रखी है, तब n का सूत्र यही होगा। इसी सूत्र से हम प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे। तो अब यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्या हम कहना चाहते हैं इस समतल दर्पण के इस प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर हो चुका होगा पूरी तरीके से। अब मान लीजिए दो दर्पण एक दूसरे के ठीक समांतर रख दिए जाए, दो दर्पण एक दूसरे के ठीक समांतर रख दिए जाए, ये, और इसके बीच में कोई वस्तु यहां रख दिया जाए, तो दो परस्पर समांतर दर्पण के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो परस्पर समांतर दर्पण रखे हैं, उनके मध्य कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यहां देखिए, अगर वस्तु परस्पर समांतर है तो इसमें वस्तु के, अगर दो दर्पण परस्पर समांतर है और उनके मध्य वस्तु रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत कही जाएगी। तब यहां प्रतिबिंबों की संख्या अनंत के बराबर कही जाएगी। तो दो परस्पर समांतर रखे हुए दर्पण के मध्य स्थित वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, तब यहां हम अनंत कह सकते हैं। तो अब यह केस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। समतल दर्पण से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न को अब हम कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। और अब हम गोलीय दर्पण के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समतल दर्पण या प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें यहां बताई गई, और अब अगले लेक्चर में हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फिर अगले क्लास में पुनः इस पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।